अगर आप चाहते हो कि एग्जामिनर आपकी लाइफ आसान बनाए तो आपको एग्जामिनर की लाइफ आसान बनानी पड़ेगी। सर सीए फाउंडेशन May 26 एग्जाम को अभी 1 महीना भी नहीं बचा है। सर हमारी लॉ की प्रिपरेशन अपन कैसे करें? हम इतना पढ़ रहे हैं, हम डेली उसको रिवाइज कर रहे हैं, उसके बावजूद भी हमारे मार्क्स नहीं आ पा रहे। मेरे फाउंडेशन में 81 आए थे। जबकि मैं कॉमर्स स्टूडेंट, कॉमर्स बैकग्राउंड का भी नहीं था। इंटर में 73 आए थे मेरे लॉ में। आप जो कर रहे हो दैट इज योर पैसिव स्टडी। तो सर हमको करना क्या है? आपको करना है एक्टिव स्टडी। करना क्या है मैं आपको एकदम एकदम स्पष्ट लैंग्वेज में बताता हूँ, एकदम नो इधर उधर की बातें। आपको क्या करना है एक्शनेबल फॉर्म में क्या है, इतना इंपॉर्टेंट है ना बच्चे, ये पार्ट को कर देते हैं स्किप। ये पार्ट को किया स्किप तो आपकी अटेम्प्ट लगने की चांस बढ़ जाती है। आपने मैथ्स में तो बता दिया कि कैसे करें, तो दरअसल मैं आपको बता दूं कि ये वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर रखा है जहाँ पे मैथ्स के लिए कि आपको कैसे अप्रोच करना है। अगर आप रिपीटर हो, इन केस अनफॉर्चुनेटली आपका लास्ट टाइम में नहीं निकल पाया था एंड अभी आप स्टार्ट कर रहे हो फ्रॉम स्क्रैच, देन दिस वीडियो इज अ सेवियर फॉर यू। बट सर ऐसी चीज आप हमको लॉ के लिए भी बताओ। बच्चा एक मैं आपको एक बात बताऊं, लॉ एक ऐसा सब्जेक्ट है ना जो जिसने क्रैक कर लिया, स्काई इज द लिमिट। जो नहीं कर पाया, सर हम पढ़ रहे हैं, हम इतना पढ़ रहे हैं, हम डेली उसको रिवाइज कर रहे हैं, उसके बावजूद भी हमारे मार्क्स नहीं आ पा रहे हैं। ये सिचुएशन आपके साथ भी होगी इन केस अगर आप इस चीज को क्रैक नहीं कर पाते हो। बट एक बात बताओ सर, लॉ हार्ड है क्या? लॉ हार्ड बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन सर स्ट्रेटजी गलत रहती है बच्चों की। मैं आपको एक बात बताऊं, मेरे फाउंडेशन में 81 आए थे। जबकि मैं कॉमर्स स्टूडेंट, कॉमर्स बैकग्राउंड का भी नहीं था। इंटर में 73 आए थे मेरे लॉ में। सर मैंने ऐसा क्या किया था जो कि आप अपने लास्ट मंथ में कर सकते हो एंड वो आपको एक चैंपियन बना देगा। बच्चा एक बात बताऊं, प्रॉब्लम क्या होती है आपके साथ? आप भले पढ़ते रहते हो, आप क्या करते हो, मॉड्यूल पढ़ते हो, ठीक है, लाइन बाय लाइन पढ़ते रहोगे, पन्ने घुमाते रहोगे एंड वहीं तक आपकी पढ़ाई हो जाती सीमित, वहीं हो जाते समय खत्म और एट द एंड ऑफ डे आप करना स्टार्ट कर देते हो पैनिक। लेकिन हमको ऐसा नहीं करना है, तो हमको सर क्या करना है? आप क्या करते हो, आप रिकॉल करने का ट्राई नहीं करते हो, सिर्फ बुक पढ़ी है, आँख खुली, देखते जा रहे हो। बेटा बुक बंद करके, आँख बंद करके रिकॉल करने का प्रैक्टिस कौन करेगा? आप जो कर रहे हो दैट इज योर पैसिव स्टडी। तो सर हमको करना क्या है? आपको करना है एक्टिव स्टडी। तो सर एक्टिव स्टडी कैसे करते हैं? उसके लिए भी आप 2 मिनट में साथ टिके रहना, मैं आपको सब क्लियर करता हूँ। सर आप क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस नहीं करते हो, यहीं पे हो जाती है गड़बड़, ठीक है। देखो, आप स्ट्रक्चर्ड वे में राइटिंग नहीं करते हो सर, रैंडमली कुछ भी उठाया एंड सॉल्व करना स्टार्ट, ठीक है। अरे एक पैटर्न होता है, एक फ्लो होता है एग्जाम को सॉल्व करने में। आप क्या करते हो, पैराग्राफ भर देते हो बड़े बड़े। सर ये तो सब कोई बताता है, फैक्ट लिखो, एनालिसिस लिखो, कंक्लूजन लिखो, हम तो ऐसे ही करते हैं। बेटा ये करने के बाद भी कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं जो आपको ध्यान देना चाहिए, जहाँ पे आपके मार्क्स कटते हैं, ठीक है। आप क्या करते हो, बड़े बड़े पैराग्राफ लिखते हो, जबकि अपने को क्या लिखना है सर, उसको ब्रेक करना है। सर लेकिन बुक में तो पैराग्राफ में था। तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कैसे की इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को ब्रेक कर करके पॉइंटर वे में लिखना है। सर एग्जामिनर की लाइफ आसान बनानी है, अगर आप चाहते हो कि एग्जामिनर आपकी लाइफ आसान बनाए तो आपको एग्जामिनर की लाइफ आसान बनानी पड़ेगी। मगअप करने लग जाते हैं, जबकि हमको हमको ऐसा नहीं है कि पूरा का पूरा मगअप करना है, पूरी की पूरी थ्योरी पढ़नी है, पूरा का पूरा पैराग्राफ पढ़ना है, पूरी की पूरी बुक याद रखनी है, ना बाबा ना। हमको सिर्फ कीवर्ड्स ध्यान रखने हैं एंड कीवर्ड्स ही आपको और आपके कॉम्पिटिटर को डिफरेंशिएट करेगा, एग्जामिनर की नज़र में आपको हीरो बनाएगा। देखो, करना क्या है मैं आपको एकदम एकदम स्पष्ट लैंग्वेज में बताता हूँ, एकदम नो इधर उधर की बातें। आपको क्या करना है, एक्शनेबल फॉर्म में क्या है? अगर देखो, आप रिवाइज कर रहे हो, ठीक है, वेल एंड गुड। आप स्टार्ट कर रहे हो, सर हमारा अटेम्प्ट था, हम वापस से देना चाहते हैं बट हमारी प्रिपरेशन अच्छे से नहीं हुई है, हमको स्टार्ट करना है। आप जीरो से बताओ, भले ही हमने 10 20 15% 20% कवर कर लिया, बट स्टिल आप जीरो से बताओ ताकि हमको और कॉन्फिडेंस है। तो देखो, कोई भी एक चैप्टर उठाओ, फॉर द टाइम बिंग मैं बोलता हूँ आप पार्टनरशिप उठा रहे हो, ठीक है। सर उसको कंप्लीट करो, चाहे 2 यूनिट है, 3 यूनिट है, 4 यूनिट है, जितनी यूनिट है पहले कंप्लीट करो। पहले पूरा का पूरा चैप्टर आप अपने एंड से पढ़ाई करके उसको खत्म करो। उसके बाद आप क्या करो सर, सेकेंड चैप्टर में मत जंप करना, आप जंप करना सीधा क्वेश्चंस में, सीधा जंप करना क्वेश्चन में। बट सर इसकी तो 80% तैयारी हुई है, इसमें तो सर वो 10 20% का छूट गया है, सर कुछ टॉपिक समझ नहीं आ रहे। कोई दिक्कत नहीं, आपने अपना एक मिनिमम डेज दिया, जो कि मैं आगे डिस्कस करूंगा कि किस सब्जेक्ट को, किस चैप्टर को कितने दिन देने हैं, आपने दिया। उसके बाद आप जंप करो क्वेश्चन में। जो 10 20% का यहाँ पे जो छूटा है ना, अगर वो इंपॉर्टेंट होगा तो क्वेश्चन में आएगा, और क्वेश्चन में आएगा तो आप वहां से कवर कर लोगे उसको, ठीक है। सर आपको 3 से 4 आंसर लिखने हैं फ्रॉम ईच यूनिट। आपको 3 से 4 आंसर्स प्रॉपर तरीके से लिखने हैं, तब आप जाके एग्जाम को क्लियर कर पाओगे कॉन्फिडेंटली। अगर आपको जस्ट पास होना है, 35 40 मार्क्स लाके लटकना है, या जस्ट एक नंबर से पास होना है, एट योर रिस्क। बट आप चाहते हो कि सर अच्छा स्कोर करूं, मेरे को पास होने की नौबत तो सोचनी ही नहीं पड़े, पास तो मैं एनीवेज हो जाऊं,
मेरे को बस इतना प्रिपरेशन करा दो सर कि मैं इतना पढ़ लूँ, इतना एग्जाम में लिख के आऊँ कि मेरे को पास होने का डर रहे ही नहीं। तो आप ये चीज़ फॉलो करना सर। अगर पार्टनरशिप में सपोज 4 यूनिट है, मेरे को नहीं पता कितनी यूनिट है, जैसे सपोज कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में 8 से 9 यूनिट है, बच्चा आपको हर यूनिट के 3 से 4 क्वेश्चन लगाने हैं। बट सर हमारे पास तो चैप्टर वाइज क्वेश्चन नहीं है। अरे फिर कर दी ना वही बात। भाई साहब आपके आईसीआई के वेबसाइट में जितने भी आरटीपी एमटीपी पीवाईक्यू है सबको डाउनलोड करो, एक नज़र घुमाओ। आपकी क्या होनी चाहिए, बाज की नज़र बोलते हैं ना, जैसे बोके मोड बोलते हैं, जैसे कैमरे में होता है कि भाई आप एक चीज़ को देख रहे हो तो बाकी ब्लर हो जाती है। आप अगर पढ़ रहे हो सोगा एक्ट, ठीक है, सोगा सेल ऑफ गुड्स एक्ट, आप फटाफट घुमाओ उस पेपर को, जहां भी दिख गया सोगा वर्ड, या तो सर्च बार लिखो ना सर, आपके पीडीएफ व्यूअर में सर्च बार होता है, वहां पे लिखो सेल ऑफ गुड एक्ट, तुरंत आपको चैप्टर वाइज उठा उठा के दे देगा। तो जो ये आपका रोना धोना है ना कि सर चैप्टर वाइज क्वेश्चन नहीं मिल रहे हैं, बेटा अगर आपकी लूजर वाली मेंटेलिटी है ना, तो आप एनीवेज हर चीज में पॉइंट निकालोगे। इधर तो ये दिक्कत है, उधर तो वो दिक्कत है। विनर वही है जो मुश्किलों में भी जीत हार नहीं मानता है, मुश्किलों में भी हार नहीं मानता है, ठीक है। वो कहीं ना कहीं सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं, वो प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई करता है लेकिन उसका सॉल्यूशन भी खुद ही ढूंढता है, ठीक है। तो अगर आप छोटे बच्चे नहीं हो कि आपको स्पून फीड किया जाए, हालांकि इसके बाद भी मैंने मैथ्स के केस में आपके पीवाईक्यू आरटीपी एमटीपी चैप्टर वाइज बाइफिकेट करके मैंने वीडियोस डाले, अगर आप चाहो तो उस चीज़ को रेफर कर सकते हो। बट फॉर लॉ आपको ऐसा करना ही पड़ेगा, या फिर कोई टीचर्स ने डाला है तो यू कैन रेफर दोस्त। आपको 3 से 4 आंसर लिखने पड़ेंगे फ्रॉम ईच यूनिट, फ्रॉम ईच चैप्टर नहीं, ईच यूनिट, ठीक है सर। सर आंसर लिखना कैसे है ये तो सर हमको पता है, आओ पता है, उसके बाद भी मैं आपको बताता हूँ। फैक्ट आपको 1 से 2 लाइन में लिखना है, एग्जामिनर ये फैक्ट को पढ़ेगा ही नहीं, तो सर लिखेंगे क्यों? लिखेंगे क्यों जब एग्जामिनर पढ़ेगा नहीं? तो लिखेंगे इसलिए टू मेक योर आंसर प्रेजेंटेबल, टू मेक योर आंसर सिस्टमेटिक। एग्जामिनर को दिखाना है कि भाई हम अच्छे बच्चे हैं, हमको सब आता है, हम A to Z लिख के आते हैं, हम कुछ नहीं छोड़ते हैं। फैक्ट लिखना है 1 से 2 लाइन में। बट सर 1 से 2 लाइन में पूरा केस समझा नहीं पाया तो क्वेश्चन तो मान लो 10 15 20 लाइन का है, फर्क नहीं पड़ता है। एग्जामिनर फैक्ट नहीं पढ़ता है, आपको सिर्फ फैक्ट को ऐसे डेकोरेट करके 1 से 2 लाइन लिख के आना है। अगला प्रोविजन स्लैश लीगल एनालिसिस। सर अगर क्वेश्चन 3 से 4 मार्क्स का है तो फिर आप ये 3 पॉइंटर भी बनाओ। अगर क्वेश्चन 6 मार्क्स का है और केस बेस्ड है तो प्रोविजन और लीगल एनालिसिस को डिफरेंट करो। सर तो अलग अलग लिखेंगे क्या उसमें? प्रोविजन में आप एज इट इज लिखोगे जो आपको याद है, लीगल में आप तोड़ मरोड़ के उसी को लैंग्वेज को वो करके आपको लिखना पड़ेगा। जैसे कि मैं आपको क्या बोलूँ, जैसे कि फॉर एन एग्जांपल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हैं, तो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का प्रोविजन आपने लिख दिया। अब हमारे केस में वो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कैसे अप्लाई हो रहा है उसको आप लिख दिए लेमन लैंग्वेज में, जनरल लैंग्वेज में, ठीक है। एक आध दो कीवर्ड यूज कर लिए जो आपको याद है। एंड कंक्लूजन हमारे केस को एकदम ऐसे रिलेट करते हुए कि भाई मिस्टर ए ने ऐसे किया, मिस्टर बी ने वैसे किया, इसीलिए वो लायबल है या फिर उसको ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, कंपनसेशन मिलेगा, जो भी XYZ है आपको वो लिखोगे। 3 से 4 मार्क्स में ये 3 पॉइंटर लिखोगे, 5 से 6 मार्क्स में इस और इसको अलग अलग करके लिखोगे, ठीक है। सर पैराग्राफ नहीं यूज करना, प्लीज पैराग्राफ नहीं यूज करना, आप यूज करना कीवर्ड्स, सॉरी आप यूज करना पॉइंटर्स, ठीक है। आप पॉइंट फॉर्म में यूज करना उस चीज को, एक लाइन को एक लाइन या 2 लाइन में एक पॉइंट, स्पेस छोड़ो, दूसरा पॉइंट, स्पेस छोड़ो, मेक योर आंसर प्रेजेंटेबल। सर कीवर्ड्स जहां भी आप अगर याद किए हो, अगर आपने याद किया कोई भी कीवर्ड्स लॉ का, फेंक के मारो एग्जामिनर के मुंह में कि ले बड़ा मेरे को आता है। आपने सपोज यहाँ पे एक वर्ड यूज किया, ठीक है, उसको आप अंडरलाइन कर दो। आपको नहीं ये वर्ड यूज किया जो आपको पता है बुक की लैंग्वेज का, अंडरलाइन कर दो, एग्जामिनर को दिखाओ, हाईलाइट करो कि देखो बेटा मेरे को आता है, चेक करो। सर अपन को एग्जामिनर का लाइफ, एग्जामिनर का वर्क इजी करना है। एग्जामिनर आपका सर नोच के ऐसे एक एक का आंसर नहीं पढ़ते बैठेगा, आपने भले ही पैराग्राफ में सही लिखा है लेकिन उस पैराग्राफ के अंदर उसको पढ़ना भी तो चाहिए बेटा, वो नहीं पढ़ेगा। इसलिए आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो आप पॉइंटर में बनाओ और जो जो इंपॉर्टेंट है उसको हाईलाइट करते चलो, ठीक है। मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ। आज ना मैं ऐसे ही बैठा था, आज मैं बैठा था अपने ना नोट्स देख रहा था, ये देखो, क्या आपको दिख रहा है क्या? ये वैसे ऑडिट का आंसर है लेकिन लॉ में भी मैंने सेम प्रोविजन अप्लाई किए थे, तब जाके मेरे फाउंडेशन में 81 और इंटर में 73 थे। ये मैंने पहले तो प्रोविजन लिख दिया, ठीक है। कभी कभी फैक्ट की जरूरत नहीं पड़ती है, उसको एनालाइज किया, उसके बाद कंक्लूजन लिखा, एंड जहां जहां इंपॉर्टेंट लग रहा था देखो वहां वहां ये आपका हाईलाइट करते गया, ठीक है, आपके कीवर्ड्स को अंडरलाइन करते गया, ठीक है सर। ये देखो, जहां जहां पॉइंटर हो सके पॉइंटर, जहां अंडरलाइन हो सके अंडरलाइन। सर इसीलिए मेरे मार्क्स ज़्यादा नहीं कटते थे, और कटते भी वहाँ थे जहाँ मेरे को आंसर नहीं आता था। ऐसा नहीं कि आंसर आ रहे और मेरे मार्क्स कट रहे हैं। सर सीक्वेंस क्या फॉलो करनी है?
बच्चा सीक्वेंस के लिए पहले आपको करना है IRF, इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, ठीक है। फिर आपको उठाना है पार्टनरशिप, फिर उठाना है कंपनी, फिर उठाना है LLP, फिर उठाना है NIA, फिर उठाना है सोगा एंड इंडियन कॉन्ट्रैक्ट। सर बट हम स्टार्ट तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट से करते हैं, स्टार्ट तो हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट से करते हैं। मैं बोलता हूँ 80% बच्चे स्टार्ट करते हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट से, वहीं अटक जाते हैं, वहीं मोमेंटम लूज कर जाते हैं, वहीं डिमोटिवेट हो जाते हैं कि सर अभी तो मेरा इतना सारा बच्चा है, हुआ इतना सही है। इसीलिए उसको अपन उठाएंगे लास्ट में, क्योंकि सारे चैप्टर इंपॉर्टेंट है, कोई चैप्टर को नहीं छोड़ सकते। आपको एक बात बताऊं, IRF और आपका LLP 4-5 मार्क्स, 5 से 7 मार्क्स शॉर्ट शॉर्ट इसके आते हैं, शॉर्ट शॉर्ट इसके आते हैं। देखो आपको मैं वेटेज दिखा दूं तो 0 से 5 लिखा है, एक क्वेश्चन आता ही आता है IRF का, ठीक है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 20 से 30% कवर करते हैं, सोगा एक्ट 15 से 20, इंडियन पार्टनरशिप 15-20, 5 से 10, 15-20, 10 से 15। सर कंपनीज एक्ट बहुत लिमिटेड है, सर आपका LLP एक्ट बहुत लिमिटेड है। तो सर ये जो लिमिटेड वाले चीज़ें हैं उसको अपन जल्दी जल्दी निपटा ले, ताकि हमको कॉन्फिडेंस भी आ जाए और हमको दिखे कि यार हमारा 50% 60% सिलेबस कवर हो गया विद इन 10 डेज, विद इन 7 डेज, ठीक है। तो हमको स्मार्ट वर्क करना है, हमको गधा मजदूरी नहीं करनी है। अब मैं आपको बताता हूँ हर चैप्टर को कितने दिन देने हैं और पढ़ना कैसे। सर टाइम टेबल बना के दो ना, डे 1 में ये, डे 2 नहीं, नहीं हो पाएगा, क्योंकि हर किसी की कैपेबिलिटी अलग होती है, हर किसी का वीक पॉइंट एंड स्ट्रेंथ अलग होती है। हो सकता है आज मैं आपको बना दूं, कल से आप लॉ पढ़ो, लेकिन आपका शेड्यूल है अगले 4 दिन के लिए मैथ्स का, तो आप मैथ्स कंप्लीट करो फिर इस पे जंप करो ना, क्या मतलब। देखो IRF को 1 दिन से ज़्यादा नहीं देना है, पार्टनरशिप को 4 दिन, कंपनीज एक्ट को 1 दिन, LLP को 1 दिन, NIA को 3 दिन, सोगा को 5 दिन एंड इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को 8 दिन। बट एक बात बताओ सर, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट तो हम शुरुआत से ही पढ़ना स्टार्ट किए थे, हमारा तो एकदम स्ट्रेंथ है, हम हर बार पढ़ते हैं। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट को हमने पक्का करके रखा है, 1 दिन में 2 यूनिट निपटा देंगे, तो सर 4 दिन में 8 यूनिट निपटा देंगे, तो बचे हुए 4 दिन क्या करेंगे। अगर ये आपका 4 से 6 दिन में कंप्लीट हो जाता है, तो बचे हुए 2 से 3 दिन या 4 दिन क्या करोगे, आप करोगे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। मैं आपको बच्चा एक बात बोलूं, बुक्स अगर आप 50% टाइम बुक्स को दे रहे हो, तो आपका 50% का टाइम क्वेश्चन सॉल्विंग में होना चाहिए। भले आप 2 से 3 क्वेश्चन रिटर्न प्रैक्टिस करो, बाकी को आप वाउच करो, एक बार पढ़ो ऊपर ऊपर से, लेकिन ये इतना इंपॉर्टेंट है ना बच्चे, ये पार्ट को कर देते हैं स्किप, ये पार्ट को किया स्किप तो आपकी अटेम्प्ट लगने की चांस बढ़ जाती है, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, सर लॉ पढ़ना कैसे है, इसके ऊपर मैंने सेपरेट डेडिकेटेड वीडियो बनाया है, हाउ टू स्टडी लॉ, आप इसको रेफर कर सकते हो। यहाँ पे मैंने एक एक चीज़ बताई है कि सर कैसे विथ एग्जांपल्स बुक को खोल के मैंने बताया कि यार देखो ये टॉपिक है तो इसको कैसे पढ़ो, उसको कैसे लिखो, कैसे इसके नोट्स बनाओ, हर एक चीज़ मैंने इसके बारे में बताई है, ठीक है। तो यू कैन रेफर दिस वीडियो एंड बाकी मैंने आपको जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थी वो तो बता ही दिया, इसका मैं आप बोले तो PDF में आपके टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूंगा। मैं आपको एक चीज़ और दिखाना चाहता हूँ सर, मैथ्स के लिए मैंने आपके लिए एक चीज़ की है, जो कि मैं चाहता हूँ कि अगर आप नए हो इस चैनल में तो आप जानो उस चीज़ को। हमने टेस्ट सीरीज अनाउंस की थी, ठीक है, फ्री टेस्ट सीरीज। मैंने एक टाइम टेबल दिया कि भाई इस 3 दिन में ये चैप्टर, इस 3 दिन में ये चैप्टर, बच्चे मेरे साथ जुड़ के रेगुलर कर रहे हैं, टाइम टू टाइम उनकी पढ़ाई भी हो रही है, टाइम टू टाइम उनके क्वेश्चंस भी लग रहे हैं एंड टेस्ट भी लग रहे हैं, और उनका कॉन्फिडेंस भी इंक्रीज हो रहा है। मैंने डिटेल लेक्चर तो डाल ही रखे हैं, उसके अलावा RTP MTP एंड PYQ, चैप्टर वाइज RTP MTP PYQ मैंने हर एक चैप्टर के डाल रखे हैं। यू कैन रिफर दीज वीडियोस एंड एट द सेम टाइम्स हम जो भी डेली टेस्ट लेते हैं, हर उसका टेस्ट का एनालिसिस लाइव आके आपके साथ डिस्कस करते हैं, ताकि आपको उस चीज़ की हेल्प मिले। यू कैन अगेन रिफर दोस्त। सर टेस्ट का शेड्यूल चाहिए, तो टेस्ट के शेड्यूल के लिए आपको आना पड़ेगा टेलीग्राम ग्रुप पे, या फिर एक वीडियोस भी डाला हुआ है मेरा उसमें, हाउ टू स्कोर 60+, उसमें डाला हुआ है, यू कैन रेफर दैट ऑल्सो। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये रहा नीचे गया, जस्ट अ सेकेंड, ये कहाँ गया, यहाँ पे मैंने टैग करके रखा है उसको बेसिकली। और आपको अगर मैथ्स में नोट्स भी चाहिए तो यू कैन ऑल्सो गेट इट फ्रॉम हियर। ये देखो, ये मैंने प्रॉपर शेड्यूल डाल रखा है मैथ्स का, टेस्ट का आपका। यू कैन फॉलो दिस सिलेबस, दिस ऑल्सो, दिस टाइम टेबल ऑल्सो। बट सर ये तो 23 मार्च से है, बेटा आप आज स्टार्ट कर सकते हो, आपका एग्जाम तो 15 मार्च से है ना, 15 मई से है ना, तो कुछ ना कुछ तो आपको बैठाना पड़ेगा तालमेल, तब जाके आप हर चीज़ कवर कर पाओगे, ठीक है। तो डरना नहीं है, करते जाना है। मैथ लॉ थ्योरी नहीं है, लॉ इज़ अ प्रैक्टिकल सब्जेक्ट, लेकिन सर उसको थ्योरी ऐसे पैकेज किया जाता है ना थ्योरी की फॉर्म में,
इसलिए वो हार्ड लगता है। आप अगर उसको जिस दिन लॉजिकल वे में देखना स्टार्ट किए एंड राइटिंग प्रैक्टिस करना स्टार्ट किए एंड कीवर्ड्स को हाईलाइट करना स्टार्ट किए, सर आपकी कहानी उसी दिन आसान हो जाएगी, ठीक है। एंड ये वाला वीडियो देखना ज़रूर, आपको बहुत हेल्प मिलेगी, 101% आपको वैल्यू एडिशन आपके लाइफ में होगा। चलो सर, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए क्या है सर, मैथ्स, लॉ, इको, अकाउंट सब आसान है सर। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।